हेलो फ्रेंड्स, एचबी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। फ्रेंड्स, ये सेट आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 सेकेंड मिलेंगे, इसलिए आप एक कॉपी कलम साथ में लेकर बैठेंगे और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। का समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है और इसकी गहराई जो है 8152 मीटर है। सुंडा गर्त को पहले हम जवा गर्त भी कहते थे। और थोड़ा सा बात करेंगे मोरियाना ट्रेंच के बारे में या मोरियाना गर्त के बारे में। तो मोरियाना गर्त जो है विश्व की सबसे बड़ी गर्त है। यह गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। और थोड़ा सा बात करेंगे प्यूर्टो रिको ट्रेंच के बारे में। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है अंटार्कटिका महासागर का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई जो है 8,648 मीटर है। और अंत में बात करेंगे साउथ सैंडविच ट्रेंच के बारे में। तो साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। इसकी गहराई जो है 8,266 मीटर है। 8,266 मीटर है और यह जो है दक्षिण अंटार्कटिका महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखेंगे और आपका दूसरा प्रश्न जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करता है और इसके बाद पंजाब तथा हरियाणा का स्थान आता है। और विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गेहूँ के उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे स्थान पर आता है। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे और आपका 4 नंबर प्रश्न जो है, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका समय समाप्त और आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणे 100। भारत का लिंगानुपात पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए यहाँ लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 5 नंबर को। और आपका 5 नंबर जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व जो है कितना है। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1106 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 6 नंबर को, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है डैश झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सांभर झील। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सांभर झील जो है राजस्थान में अवस्थित झील है। यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और यह एक लैगून झील भी है। और थोड़ा सा बात करेंगे डल झील के बारे में। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इसमें हाउस बोट की सुविधा है जिसमें पर्यटक ठहर कर झील का आनंद ले सकते हैं। और थोड़ा सा बात करेंगे वुलर झील के बारे में। तो वुलर झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस पानी के? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और थोड़ा सा बात करेंगे डिंडवाना झील के बारे में। तो डिंडवाना झील जो है
राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और यह एक खारे पानी का झील है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 7 नंबर को, और 7 नंबर प्रश्न है, विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में कौन एक अर्थशास्त्री सम्मिलित है? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में कौन एक अर्थशास्त्री जो है सम्मिलित है, और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सैमुअलसन। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर को, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो है क्या था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपका समय समाप्त होता है। आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। और थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। हड़प्पा निवासी खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। खेती के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे, इसको याद रखेंगे। और इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, चावल, तरबूजा, नारियल इत्यादि बहुत सारे फसलों से परिचालित थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 9 नंबर को, और आपका 9 नंबर जो प्रश्न है, यूरोपीय सामंतवादी समाज में अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता था? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना यूरोपीय सामंतवादी समाज में अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता था। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मेनर। और थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। अभिजात वर्ग जो है भूमि पर निवास करने वाले सभी लोगों व क्षेत्रों का स्वामी होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 10 नंबर को, निम्न में से किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्न में से किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और आपका समय जो है समाप्त होता है। और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, दांते। और थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक की रचना की। इसमें स्वर्ग व नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। और चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर को, और आपका 11 नंबर जो प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या शामिल नहीं था? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या शामिल नहीं था। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, एकीकरण। और चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 12 नंबर को, और आपका 12 नंबर जो प्रश्न है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वर्ष 1921 में। और जानेंगे इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे माओ त्से तुंग थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 13 नंबर को, जालक में ऋणायन तथा धनायन परस्पर बंधे होते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है जालक में ऋणायन तथा धनायन जो है परस्पर बंधे होते हैं, और आपका जो समय है समाप्त होता है। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा। थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। जल में धनायन H+ एवं ऋणायन OH- हमेशा विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, और आपका 14 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के स्वरूप एवं प्रकृति से संबंधित है? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है राज्य के स्वरूप एवं प्रकृति से संबंधित है। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सप्तंग सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर को, और 15 नंबर आपका प्रश्न है, CO छोटा कोष्ठ NH3 कोष्ठ 5 Cl बड़ा कोष्ठ Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे? आपका समय स्टार्ट होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अगला प्रश्न को देखेंगे 16 नंबर के, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन किस विद्वान का है? आपका समय जो है स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कथन जो है किस विद्वान का है। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, KC वेयर। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 17 नंबर को, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। और थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 ईस्वी में प्रारंभ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है।
अगला प्रश्न को देखेंगे 18 नंबर को, और आपका 18 नंबर जो प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का आधार है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है राजनीतिक संप्रभुता का आधार क्या है। आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ये सभी, मतलब कि पूर्णता, असांतरण और सार्वभौमिकता। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 19 नंबर को, और आपका 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका समय समाप्त, और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। इसमें दर्शन और राजनीतिक धार्मिक इसमें दर्शन और राजनीतिक धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर है। अगला प्रश्न को देखेंगे 20 नंबर को, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग लेने से पूरा इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक अलग स्वतंत्र प्रांत बने रहना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 21 नंबर को, और आपका 21 नंबर प्रश्न जो है, किसने 17वीं सदी में अपनी पुस्तक द ट्रू लव ऑफ फ्री मोनेर्ची में राज्य उत्पादित दैविक सिद्धांत का समर्थन किया था। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका प्रश्न है, किसने 17वीं सदी में अपनी पुस्तक द ट्रू लव ऑफ फ्री मोनेर्ची में भारत के उत्पादित दैविक सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। आपका समय समाप्त, और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, स्टुअर्ट राजा जेम्स मदन। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये पुस्तक इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें जो है जेम्स प्रथम का एक प्रसिद्ध वाक्य है, और वो वाक्य ये है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, इसलिए राजा की निंदा या आलोचना करना धर्म के विरुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 22 नंबर को, वर्गीकी शब्द किसने दिया था। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है वर्गीकी शब्द जो है किसने दिया था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, APG कोंडोली ने। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 23 नंबर को, और आपका 23 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति में दृढ़ता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है कोशिका भित्ति में दृढ़ता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, लिग्निन। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 24 नंबर को, रसारोहण के लिए सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है रसारोहण के लिए सबसे स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है। आपका समय समाप्त, और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 25 नंबर को, निम्नलिखित में से किस स्थिति में युग्मक बाह्याकृति तथा परिणाम में समान होते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्न में से किस स्थिति में युग्मक बाह्याकृति तथा परिणाम में समान होते हैं। आपका समय समाप्त, और आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समयुग्मन में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 26 नंबर को, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपका समय समाप्त। आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, रोजे। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा भी करेंगे। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय मानव प्रोटीन से भरपूर दूध देती है। इसके दूध में मानव अल्फा लैक्टोबियन पाया जाता है, जो मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे 27 नंबर को, और आपका 27 नंबर जो प्रश्न है, 4 तत्व A, B, C तथा D के मानक अपचयन क्रम विभव क्रमशः -2.90, 1.50, -0.74 तथा +0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचयक है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है 4 तत्व A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, 1.50, -7.4 तथा +0.34 वोल्ट है। इसमें से सर्वाधिक प्रबल अपचयक कौन सा है। आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ए मतलब कि -2.90। और थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व के अपचयक की क्षमता जो है घटती जाती है, क्योंकि मानक अपचयक विभव का मान बढ़ता जाता है।
तो इसमें सबसे छोटा जो है, सबसे कम जो है -2.90 है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर को, यूटेरियम के खोजकर्ता हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है यूटेरियम के खोजकर्ता जो है कौन है, और आपका समय जो है समाप्त होता है। और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यूरे, और यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर को, दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद दूध विराम अवस्था में आ जाता है, क्यों? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर के बाद दूध विरामावस्था में आ जाता है, क्यों? आपका समय समाप्त, और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, संयंत्रता के कारण। अगला प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर को, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक जो है कितना होता है। आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर को, और आपका 31 नंबर जो प्रश्न है, अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में चुंबकत्व का गुण होता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में चुंबकत्व का गुण होता है। आपका समय समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अस्थायी। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अनुचुंबकीय ठोस के बारे में थोड़ा सा। ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्लभ रूप से आकर्षित होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने चुंबकत्व को खो देते हैं, और ये अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे 32 नंबर को, और आपका जो 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपियन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपियन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आपका समय समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है यूरोट्रोपियन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर को, एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है, और आपका समय समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जौरननाशी में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर को, सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप बिहार ड्राइवर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं, और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। और थोड़ा सा इस प्रश्न पे बहुत डिटेल से चर्चा भी करेंगे। पहला जो है सूचनात्मक चिन्ह, दूसरा जो है संचेतक चिन्ह, और तीसरा जो है अनिवार्य चिन्ह। और सूचनात्मक चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। सूचनात्मक चिन्ह जो है सड़क पर चलने वाले लोगों की दिशा निर्देश हेतु काम करते हैं, और सचेतक चिन्ह जो है सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सचेत करने के लिए होता है, जबकि अनिवार्य चिन्ह जो है सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कानूनी तौर पर व्यापक होते हैं, जिनका उल्लंघन कानूनी अपराध माना जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर को, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है, और आपका राइट समय समाप्त होता है। आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है, और आपका जो समय होता जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सोन नहर। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि सोन नहर बिहार के सबसे प्राचीन नहर है, जो 1876 से 77 ईस्वी में सोन नदी से डेहरी नामक स्थान से निकाली गई थी। अगला प्रश्न को देखेंगे। 37 नंबर को, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपका समय जो है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सदाबहार वन। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर को, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, और आपका जो समय है समाप्त होता है, और आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह।
थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। बिहार के सासाराम से प्राप्त शेरशाह सूरी के अभिलेख में फारसी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न इसमें से और निकल के आता है कि पहला द्विभाषी अभिलेख जो है बिहार में हुआ था, ये तो क्लियर है, लेकिन किस जगह पे हुआ था, तो सासाराम में हुआ था। और द्विभाषी अभिलेख कौन कौन सा है, तो फारसी एवं संस्कृत, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर को, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है। और आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 12वीं लिपि। अगला प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर को, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वो किस जिले में है, आपको ये बताना है। आपका समय जो है समाप्त होता है, आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वैशाली जिले में। और थोड़ा सा इस प्रश्न पे डिटेल में जानेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनके माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न को देखेंगे 41 नंबर को, और आपका 41 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर है। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जेम बेजेस। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 2018 से बिलियनर्स के स्थान पर काबिज रहे बिल गेट्स को जेफ बेजोस ने पीछे छोड़ा है। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक हैं। जेफ बेजोस कौन सा है, तो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर को, सोमा राय वर्मन को दिसंबर 2019 में किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है सोमा राय वर्मन को दिसंबर 2019 के में किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, नियंत्रक महालेखाकार। और थोड़ा सा इस प्रश्न पे चर्चा भी करेंगे। सोमा राय जो है 1986 के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं। इस पद पर पहुंचने वाली ये 7वीं महिला है। अगला प्रश्न को देखेंगे। 43 नंबर को, भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया था। आपका समय जो है समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करें तो इस वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री जयशंकर और जापान के रक्षा मंत्री तारो किनो तथा विदेश मंत्री तिक्षुमित्सु मोतंगे ने हिस्सा लिया था। इस वार्ता को 2+2 वार्ता नाम दिया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे। 44 नंबर को, सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, स्टीव स्मिथ। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। स्टीव स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं जो सबसे तेजी से 7000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन सा, 7000 टेस्ट रन, याद रखेंगे 7000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने पाकिस्तान के साथ खेलते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया था। अगला प्रश्न को देखेंगे। 45 नंबर को, 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन कहाँ हुआ। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन कहाँ हुआ। आपका समय समाप्त और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लखनऊ में। 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। आपका समय स्टार्ट होता है। इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है वो क्या कहलाता है। आपका समय समाप्त होता है और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न को देखेंगे। 47 नंबर को, मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है मध्यवर्ती इस्लामी देशों की इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। आपका समय समाप्त और आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, तवारीख। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर जानेंगे, चर्चा करेंगे। तवारीख के अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवन चरित्र,
पैगंबर के कथनों व कार्यों का अभिलेख और कुरान के विषय में टिकाऊ के द्वारा इस्लामी देशों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका समय समाप्त और आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इंग्लैंड। और थोड़ा सा इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 1780 से 1850 के दशक ब्रिटेन में परिवर्तनों का दौर था। इसके अंतर्गत उद्योग व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में हुए औद्योगिक विकास का संबंध जो था नई मशीन व तकनीकों के आविष्कार से था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 49 नंबर को आधुनिक वैश्विक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है आधुनिक वैश्विक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। आपका समय समाप्त और आपका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर और इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अप्रैल 1961। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।